तुम दोनों का निकाह तय कर दिया गया। तुम दोनों का निकाह है और रुखसे भी। करीम खान फैसलाकुन लहजे में बोले तो उन दोनों की बेटियां अब्रिश और महरू तड़प उठी थीं। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास वक्त कम है बेटा, वो कराहते हुए बोले थे करीम साहब, जो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थे। अपनी 22 साल बेटी महरू और 20 साल अब्रिश से मुखातिब होते हुए बोले तो उनकी बीवी तो 4 साल पहले ही इंतकाल कर गई थी और उन्होंने अपने भाई बिलाल को बुलाया था, जिनके 2 बड़े बेटे शेराज और अरसल थे, जिससे वो अपनी बेटियों की शादी तय कर चुके थे। शेराज की महरू से और अब्रिश की अरसल से। शेराज पाकिस्तानी होता था, जबकि अरसल अभी पाकिस्तान 1 हफ्ता पहले ही लौटा था। जब उस पर निकाह की खबर का बम गिराया गया तो उन दोनों के अलावा बिलाल साहब का एक छोटा बेटा हमजा भी, जो बहुत शरारती था, जबकि एक छोटी बेटी महमल भी थी, जो कि अब्रिश ही की उम्र की थी। ओ गॉड योर डैड, क्या बात है! कैसे मेरा एक ऐसी लड़की से निकाह कर सकती है जो एक छोटे शहर की लड़की है, और तो और जिससे मैं मिला भी नहीं हूँ। अरसल, जो आज अपने बाप से ही अपनी मोहब्बत मरजम के बारे में बात करने वाला था, यह खबर सुनकर शशता रह गया था। वो तो अपनी क्लासमेट जो उसके साथ बाहर ही पढ़ती थी, उसके साथ मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था और अपने बाप को बताने वाला था इसके बारे में, मगर उन्होंने क्या कह दिया था अपने बहन भाइयों से मिलने वाली खबर पर वो जी ही तो पड़ा था। ओ हेलो बेटा, ज़्यादा ड्रामे मत कर, भूल मत मेरा भी निकाह कल ही है, शराज उसे घूरते हुए बोला। तो जब वो सर झटक कर रह गया था, आप ही अपने अबू को समझाओ भैया, मेरी इल्तिजा कहाँ सुनने वाले हैं। मैं वो इस पेंडू लड़की से शादी करता अच्छा लगूंगा? वो तिनर कर बोला तो सभी दबी दबी हंसी हंस दिए थे। भैया आप इतने औखे क्यों हो रहे हैं? कहेंगे तो आपको भाभी की फ़ोटो भेज देंगे। महमल दांतों की नुमाइश करती हुई बोली तो वो उसे खूनख्वार नज़रों से घूरने लगा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे निकाह ही नहीं करने वाला, किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो इन सब के सरों पर धमाका करते हुए बोला था, जबकि सब उसे ये समझाने लगे थे कि इस बार डैड की बात कोई नहीं टाल सकता। और फिर वही हुआ जो उसके डैड ने कहा था। इनकार करने के बावजूद भी उसका निकाह आज अब्रिश से हो रहा था। इन दोनों में उसे कोई भी शादी पर रजामंद नहीं था, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था। इस तरह से वो दोनों ही एक दूसरे के चेहरे से अनजान थे। जबकि शराज और महरू का जब निकाह हुआ तो दोनों में बातचीत हो चुकी थी। जबकि जैसे ही इन दोनों का निकाह हुआ था तो उसी रात इब्राहिम करीम साहब हालकिया की किसी जा मिले थे, जबकि वो दोनों टूट कर रह गई थी, बहुत रोई थी वो। जब बिलाल साहब उन्हें सहारा देते हुए अपने ही घर ले आए हुए थे स्वयं के बाद, तब से अरसल ने घर आना ही बंद कर दिया था। कल उन दोनों जोड़ों की रुखसती थी, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। आज रात जाने वाला था, लेकिन उस लड़की के जाते हुए कैसे बख्श देता जो उसकी दुनिया तहबाला करने का सबब बनी थी, और उसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत को माशरे के सामने कबूल नहीं कर पाया था। आज इस बात का बदला लेना था। उसने अपनी नाम नहाद मनकूहा से रात को वो सबके सोने का यकीनन आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे में आया। खिड़की के रास्ते घर का मेन स्विच वो ऑफ कर आया था। तब भी हर तरफ अंधेरा था। दूसरी तरफ अब्रिश जूं ही नहा कर निकलने लगी तो लाइट बंद हुई थी। वो एकदम डर गई थी, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था, और फौरन उसने अपने गिर्द एक अदर टावल लपेटा था जो सिर्फ उसकी बमुश्किल ही कवर कर पा रहा था। उसे लपेटे फौरन बाहर निकली थी। जब बाहर निकलते ही उसे अपने कमरे में किसी के कदमों की चाप महसूस हुई थी। कौन है यहाँ? वो अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी, मगर उसे कोई दिख नहीं रहा था। मगर उसे ये ज़रूर एहसास हो गया था कि यहाँ कोई मौजूद है। अभी वो अंधेरे में कैंडल ढूंढकर जलाने ही लगी थी कि उसे फिर से एहसास हुआ कि वहाँ कोई मौजूद है। उसे तेज़ी से माचिस सुलगाते कैंडल जलाई थी और मेज़ पर रखी थी, मगर इस एक मोमबत्ती से इस बड़े आलीशान कमरे में इतना उजाला ना हुआ था। बस इतना था कि वो देख सकती थी कि यहाँ कोई मौजूद है या नहीं। जब अचानक उसे किसी ने अपनी तरफ खींचा था। तुम हो कौन? और मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? तुम हो कौन और मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? वो जो बार बार एक ही बात कर रही थी, नहाकर अभी निकली थी, एक सफ़ेद छोटे से टावल में उसकी टांगें नुमायां हो रही थी। नीम अंधेरे में उसे तकते बोली थी, जो उसके जिस्म के बेहद करीब आ चुका था, और हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाने लगा था, उस शख्स की इतनी नज़दीकी पर जो उसके गर्म भट्टी में झोंक चुका था। अगले ही पल वो उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके लबों पर झुकने वाला था कि जानलेवा हाथ तक फड़फड़ाकर
रह गई थी। छोड़ दो, छोड़ो, कौन हो तुम? वो उसे धक्का दे देती। भारी सांसों से बोली थी, तुम्हारा शोहर। तुम झूठ बोल रहे हो। वो तो वो तो दूसरे शहर में है, तुम वो नहीं हो सकते। मगर अगले ही पल जवाब दिए बगैर वो उसका टावल खींचने लगा, जबकि उसकी इस हरकत पर तो वो शिद्दत से चिल्लाई थी जो वो उसके मुंह पर कुफर लगाकर उसकी चीख अपने मुंह में दबा गया था। लड़की, मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी मोहब्बत से महरूम हो गया और मेरे बाप ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर दी। मेरी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुदाखलत का बदला तो अदा करना पड़ेगा ना तुम्हें। वह ज़बरदस्त अंदाज में उसको सजा देते हुए बोला तो वो दर्द शिद्दत बर्दाश्त करते हुए सिसकी थी, जबकि वो उसके कानों में जहर उंडेल रहा था, जिस पर वो तड़प उठी थी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ये तुम क्या कह रहे हो? कल हमारी रुखसी है, ऐसा मत करो मेरे साथ। वो गिड़गिड़ा रही थी, मगर उस पर किसी चीज़ का असर होना कहाँ था। वो उसको अपनी बाहों में भरते हुए उसकी उरिया वजूद को बेड पर डाल चुका था और अंधेरे में ही उसको दूर करने की कोशिश कर रही थी। मगर अरसल तो बदला लेने के जुनून सवार था। वो उसको रोनता जा रहा था, एक कि कभी उसकी गर्दन पर निशान डालते तो कभी उसके वजूद को अपनी दस्तरस में लेते, कभी उसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ते। वो उसको बुरी तरह से बम झंझोड़ चुका था। अब तुम किसी को यकीन नहीं दिला पाओगे कि मैं रात तुम्हारे करीब आया था। अपने किरदार का सर्टिफिकेट तुम खुद ही इन लोगों को देती फिरना। वो नफरत भरी निगाह उसके वजूद पर डालते हुए बोला था, और चेहरा अब भी अब्रिश का नहीं देख पाया था अंधेरे के बायस, मगर वो जो चाहता था वो पूरा हो चुका था। प्लीज़ मत जाओ, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? वो आखिरी फरियाद करते हुए बोली थी। ये तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। मगर वो जालिम आज इंतहा कर चुका था, बिना खिड़की से बाहर कूद गया था, जबकि वो अपना बिखरा वजूद लिए तड़प तड़प के रोने लगी थी। सुबह तक वो बुखार की भट्टी में चल रही थी, अपने वजूद को वाशरूम में रगड़ रगड़ कर धोती। वो अपनी किस्मत पर मातम करना कर रही थी। रात जो उसने कहा था वो सुबह वो सच कर दिखाया था, और उसके दोस्त ने आकर टिकट दिखाते बताया था कि वो 2 रात पहले के शहर छोड़कर बाहर जा चुका है, जबकि बिलाल सब गुस्से से इधर उधर टहलने लगे थे। अब चाहकर भी इन सबको वजाहत न दे पाती कि वो शख्स रात को इधर ही था। वो उसको अपना बना कर गया था, आहर कैसे बताती वो इन लोगों को। और फिर उस दिन सिर्फ महरू और शिराज की रुखसती हुई थी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो महरू और शिराज में बनने लगी थी और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। 3 माह पलक झपकते गुजर चुके थे, जबकि अब्रिश की ज़िंदगी जैसे ही वहीं थम कर रह गई थी। वो इन सब के साथ वक्त बिताती थी, मगर पुरानी वाली चुलबुली सी अब्रिश को कोई वापस नहीं ला पाया रहा था। वो सब लोग उससे बातें करते थे और उसकी खामोशी से परेशान थे, जबकि उसकी खामोशी की एक वजह यह भी थी कि अरसल ने आज तक उससे बात तक न की थी, ना बात करने की ख्वाहिश की थी, और उसने कभी भी अरसल का जिक्र अपने सामने होते हुए भी नहीं सुना था, और कि वो उससे बात करना चाहता हो। दिल ही दिल में वो ये चाहती थी कि किस हद तक उससे नफरत करता है। शायद वो बाहर अपनी महबूबा से शादी भी कर चुका हो, और उसने अपने हम सफ़र के लिहाज से काफ़ी ख्वाब देख रखे थे जो पल में ही चकनाचूर हो चुके थे। अगर उसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश ना होती तो वो कभी भी उस अनजान शख्स से शादी ना करती, जिसके नाम तक वो पहले से वाकिफ़ न थी, ना उसको देख रखा था और ना ही उससे मिली थी। उस शख्स ने उसे नोश तो लिया था, मगर उसके बाप के मरने पर एक लफ्ज़ भी ताज़ियत न कहा था। अभी वो महरू के साथ किचन में काम करवा रही थी जब वो चकरा कर नीचे गिरी थी। सब परेशान हो उठे थे और डॉक्टर को बुलाया था। जब उसने आकर इतला दी थी कि वो प्रेग्नेंट है, सभी शजतर निगाहों से अब्रिश को देखने लगे थे। सारे ही जानते थे कि अरसल तो यहाँ था ही नहीं, फिर ये सब किसने किया? सारे शक की निगाह से देखने लगे थे। जब वो सिसक कर बोली थी, मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब अरसल ने किया है। उसकी बात का यकीन कम से कम उसकी सास को तो ना आया था। वो वहाँ से बाहर जा चुकी थी। पीछे ही बिलाल साहब भी निकले थे, जबकि महरू और शिराज अब भी वहीं थे। शिराज, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती, महरू सिसकते हुए बोली थी। जब वह इस बात में सर हिला गया था, बिलाल साहब ने बाहर जाते अरसल को कॉल की थी और सारी बात बताई थी। जब वो साफ मुकर गया था, डैड आप किसका गुनाह मेरे सर पर थोपना चाह रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, और अब किसी का गुनाह मेरे सर पर डाल रहे हैं, वो भी ये कहकर मेरी औलाद है। ऐसा मुमकिन ही नहीं, मैं तो वहाँ था भी नहीं, मुझे क्या पता कि उसने किसके साथ मुँह काला किया है। ये कहकर उसने बात उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ा दी थी और उसकी सास उसे इस घर से
बाहर निकालना चाहती थी तो वो मुश्किल बिलाल साहब और शिराज ने उन्हें रोका था और उसकी नंद भी उसे नापसंद करने लगी थी। ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इस अब बस बहुत हो चुका। अब भी रात मेहरू और शिराज कमरे में बैठे थे जब वो दस्तक देते हुए अंदर दाखिल। आप भी और भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा ऐसा डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगे। और इसकी इतनी इतनी सीरियस बात पर वो दोनों ही परेशान हो उठे थे और उसे अपने पास बैठने को कहा था। बोलो मिर्जान, क्या बात है? क्यों खुद को इतना थका रही हो? इतना मत सोचो। तुम हमें यकीन है तो पर मेहरू उसे प्यार से पिचकारते हुए बोली थी, उसे गले लगाते हुए। जब वो नम आंखों से बोली थी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, यहाँ की यादें मेरी जान लेने पर दर पर हैं। मुझे हर वक्त बाबा की याद सताती रहती है और फिर एक ऐसा वजूद जो मेरे अंदर पल रहा है, उसे बचाने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। अगर मैं यहाँ रही तो यकीनन अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठूंगी। वो आंखों में पुख्ता पुख्ता इरादा लिए बोली थी जब शिराज उसे देखकर रह गया था और उसे अंदर ही अंदर अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि अबरी सच कह रही है, क्योंकि उसने बारहा सबको बताने की कोशिश की थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता था। ऐसे में वो अपने भाई से ऐसे ही की उम्मीद रखता था, इसलिए वो अबरीश का पूरा पूरा साथ दे रहा था कि उसकी डिलीवरी में भी 7 माह बाकी थे। तभी वो चाहता था कि वो बाहर रहे और बाहर ही अपनी औलाद को जन्म दे। तभी वो उसका पूरा पूरा साथ देने का सोच चुका था। अगले पल कुछ सोचकर उसके लबों पर मुस्कुराहट छलकी थी। ठीक है, तुम बाहर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, मगर अपने ही एक दोस्त की जाने वाली यूनिवर्सिटी में। डिलीवरी के बाद स्टेबल होते ही तुम अपनी स्टडी ज्वाइन करोगी। बोलो, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? उसकी बात पर वो फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाकर रह गई थी। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। और ठीक है, अपनी तैयारी कर लो, मैं इसी हफ्ते तुम्हारा बाहर एडमिशन करवा आऊँगा खुद। वो उसके सर पर प्यार करते हुए बोला था, जिस पर वो तशक्कुर से नम आंखें लिए उसे देखने लगी थी। थैंक यू भाई। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वो उसे पिचकारते हुए बोला था। जब उसके जाने के बाद महरून कुछ उदास नजर आने लगी थी जब वो एकदम अब उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला था, परेशान क्यों होती हो? इतनी देर में तुम मेरे से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी बेगम। मगर अब मैं तुम्हारी जान बख्शी करने का इरादा नहीं रखता। महरू जो 4 माह से उससे ये कहकर वक़्त लेती आई थी कि अभी वो इस सब के लिए राज़ी ना थी और उसके एकदम खुद को काबू करने पर वो खिला कर रह गई थी और दूर होने लगी थी। मैं अब भी तैयार नहीं हूँ, वो मिनमिनाते हुए बोली थी जब वो उसकी एक भी सुने बगैर उसे बेड पर पटक चुका था। जब अचानक शिराज ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को जकड़ा और झटके से फासले को मिटाकर उसके चेहरे पर झुकाया था। ये लफ्ज़ मैं अब दोबारा सुनना नहीं चाहता बीवी, उसे सर्द सर्द सी सरगोशी में कहते हुए उसके नीवा हैरत से खुले हुए होंठों को अचानक से अपनी गिरफ्त में लिया और महरू जो आंखें मीच कर चिल्लाई थी, बेड पर पटके जाने पर अचानक ही उसके गैर मुतवक्का एफ्ताद पर नरम गरम शिद्दत भरे लम्स को महसूस करती हुई उछली जैसे अंगारों ने छू लिया हो और पट से आंखें फैला गई थी। जबकि शिराज को खुद पे चुके बेमानी हेज इरादों को देखते अगली सांस हलक में दबा गई थी। उसने गड़बड़ाकर उसके कंधों को थामा। वो इनकार करना चाहती थी और उस रात इसी लम्हे से तो डर था महरू को, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि वो शिराज की शिद्दतें झेल नहीं पाएगी। तभी वो उसके जज्बात के इजहार करने पर भी हमेशा हमेशा बांधती आई थी और आज भी जब वो इनकार करने लगी तो उसकी बेताबियां देखकर तो वो अपने होठों को हरकत देने में नाकाम हुई थी। शिराज की मजबूत उंगलियां उसकी जिल्द में धंस चुकी थी और दर्द से उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसका ये कातलाना अंदाज उसकी जान लेने पर बना था। वो बेकाबू हो रहा था, क्योंकि कब से तो वो उसके वजूद की तड़प के लिए तड़स रहा था और प्यासा था, प्यासे की तरह बहक रहा था। उसने मज़ाहमत के तौर अपने नाखूनों से चुपाई, मगर शिराज तो जैसे ही उल्टा ही असर हुआ था। महरू जाना, आज तो रिहाई नामुमकिन है, मुझसे बार बार दूर जाकर खुद को मत थकाओ, क्योंकि आज शिराज अपनी बेकरारियों का हिसाब तुमसे बेबाक करके रहेगा। वो उसकी शिद्दतों से निढाल होते भी खुद को छुड़वाने के लिए मज़ाहमत करने लगी थी, मगर शिराज ने महरू की कमर में बाजू मैल करते हुए उसे अपने सीने में पींच कर गर्दन की शहरा को अंगूठों से सहलाया था। सिर्फ मुझ पर ध्यान दो और मेरी गुर्बत पर मार जाना। शिराज की ये सुलगती हुई सरगोशियाँ महरू के अंग अंग को झुलसाने लगी थी और वो उसके कंधों पर मुक्के मारने लगी थी, जबकि उसके जोरों से थक कर रहा था। रोंगटे उसके तब भी खड़े हुए थे जब वो अपनी कमर के गिर्द लपेटे हुए उसके
हाथ की उंगलियां उसकी कमर पर रेंगने लगी थी और उसके इस अमल से महरू का दिल उछलकर हलक में ही आ गया था। उसने बेसाख्ता ही उसकी शर्ट को मुट्ठियों में पकड़ा और झिझोड़ा। तभी शराज ने उसके चेहरे को थोड़ी से थामकर एक भारी दहकती गर्म सांस उसके चेहरे पर छोड़ी थी और उसकी आंखों पर हाथ फेरा था। आह! उसकी अचानक इस हरकत पर महरू के मुंह पर घटी घटी सी सिसकारें निकली थी। वो बौखलाकर उसके सीने पे हाथ रख गई थी। महरू की सांसें शराज की धड़कनों में उलझ सी गई थी और फिर वो धीरे धीरे उसके करीब होता उसे अपनी मोहब्बत से रोशनास करवा गया था। प्लीज़ शराज। उसकी आंखों में हमारी सी थी जिस पर वो अपनी सुलगते हुए लव रख गया था। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी और वो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था कि सुबह जाकर उसने उसकी जान की हिलासी की थी। सुबह जब महमल नहीं उन्हें बुलाने आई तो वो थकन से चूर बदन लिए सोए अपनी मासूम बीवी को देखने लगा, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही तो बख्शा था। और उसने, तुम जाओ महमल, वो अभी सो रही है, मैं आता हूँ। दोपहर को जब वो नीचे आई तो सब मानी हैजत उसे देखने लगे थे, जिस पर उसका चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था और वो तौबा तौबा करने लगी थी कि आइंदा वो शराज की बात कभी नहीं मानेगी और उसे घूर कर देखते हुए पास ही बैठ गई थी। भाभी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? महमल ने, आप कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा दिया, महमल उसको ठोकर देते हुए बोली थी, जिस पर वो आंखें निकालकर उसे देखने लगी। महमल, महरू उसे खरकती हुई आवाज़ में बोली थी। जब वो दांत निकालने लगी, जैसे ही अब्रिश वहाँ आई थी, महमल की हंसी बंद होगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? लड़की शमी बेगम हकार से बोली थी, जब वो अपनी आंखें मीच कर रह गई थी। इनके इस लहजे पर तकलीफ तो महर को भी हुई थी, मगर वो सर झुका गई थी। अब्रिश, तुम्हारी टिकट बुक हो चुकी है, शराज ने वहाँ आते ही इतला देते हुए कहा था। जब महमल हैरानी से उसे देखने लगी थी, भाई आप इसको कहाँ भेज रहे हैं? वो तनकी दी निगाह से उसे बोली थी, जहाँ भी भेज रहा हूँ तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, तुम लोगों से तो दूरी भेज रहा हूँ क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है कि ये मासूम यहाँ पर रहे। पर इस पर तो इल्ज़ाम लगाकर आपने इसको बद किरदार साबित कर ही दिया है, तो और ये सब आप के बेटे की बदौलत हुआ है। इसलिए वो कहाँ रहती है, कहाँ नहीं, ये मेरा मसला है, क्योंकि मेरी बहन है। शराज इन लोगों का टका सा जवाब देता हुआ बोला था, जिस पर शमी बेगम अपने होंठ पींच कर रह गई थी और उनको यकीन न आया था कि वो कैसे इस गैर लड़की की साइड ले रहा है, जबकि अपने ही भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये सब बर्दाश्त न करते हुए वो अंदर चली गई थी। शराज का पूरा साथ बिलाल साहब ने दिया था, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये सब उनका बेटा ज़िद्दी और सरपिरस है, क्योंकि उस ने नहीं ऐसा किया होगा। उन्हें भी अब्रिश पर पूरा यकीन था और वो भी दिन आ गया था जिसे उन्होंने जाना था। वो लोग लंदन आ चुके थे और यहाँ आकर शराज ने उसे एक फ्लैट का कमरा ले दिया था, जहाँ 2 मुस्लिम लड़कियाँ नमल और अमल और एक अंग्रेज़ लड़की लोरेन रहती थी। 1 साल वो प्राइवेट इसी अपार्टमेंट में पढ़ने वाली थी, जबकि 1 साल बाद जब डिलीवरी हो जाती तो वो स्टेबल हो जाती तो जाकर फिजिकली इन लोगों के साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकती थी। 1 साल भी पलक झपक कर गुजर चुका था। जब उसकी डिलीवरी हुई तो शराज और बिलाल साहब दोनों ही आए थे और वो दोनों बहुत खुश थे, मगर इस बात का जिक्र उन्होंने अरसल से ना किया था। अब वो बिल्कुल स्टेबल थी। अब तो मोमन उसका बेटा उसकी जान बन गया था, बल्कि तीनों खालाएं भी उसको जी जान से चाहती थी। यूनिवर्सिटी से आते ही उसके साथ वक्त बिताती थी। मोमन 6 माह का हो चुका था। अब शराज ने उसे कहा था कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ले। वो करना तो नहीं चाहती थी इतनी जल्दी, मगर उसकी पढ़ाई का खर्च हो रहा था और ऐसे में शराज ने उसे एक बेबी स्टेयर लगवा कर दी थी, जो मोमन का ख्याल रखती थी। और उस यूनिवर्सिटी से आने तक वो, और यूनिवर्सिटी से पहले दिन, और वो उसे खुद ही छोड़ने गया था। ये रहा तुम्हारा डिपार्टमेंट, अब तो खुश हो ना? वो उसके बाल बिखेरते हुए बोला था, तो वो अपना गोल मटोल सफ़ेद चेहरा हिला गई थी, जो ठंड से सुर्ख पड़ रहा था। माँ बनने के बाद वो और भी खूबसूरत हो गई थी। ये कम से कम शराज को ऐसा लग रहा था, कोई भी परेशानी हो तो नमल, अमल और लोरेन के अलावा किसी से मत कहना, और यहाँ दोस्त तो बिल्कुल मत बनाना। यहाँ के लोग बहुत तेज़ तराज होते हैं, कब धोखा दे जाए पता नहीं चलता। वो उसे समझाते हुए बोला था, और मुझे तो मेरा शौहर ही धोखा दे चुका है भैया, किसी गैर से क्या गिला शिकवा। वो करबनाक मुस्कुराहट लिए बोली थी, जब वो दोनों उसका मूड हल्का करने के लिए बोली थी, मगर फिक्र नाट भैया, हम इसका ख्याल रखेंगे। नमल और अमल सर तनते हुए बोली थी। तो वो उन्हें अलविदा कहते हुए जा चुके थे, जबकि उसने गहरा सांस भरते हुए इस यूनिवर्सिटी को देखा था, जो उसकी ज़िंदगी में नए रंग लेकर आने वाली थी। पहली क्लास लेने के बाद अमल उसका हाथ खींचकर उसे कैफे तक ले आई थी। यहाँ के डिवर्टिस ट्राई करो ना,
करेंगे तुम्हें आज हम अब्रिश बहुत मज़े के होते हैं। अमल की बात पर वह नमल ने मुंह फुलाते हुए उसे पकड़ कहा था, जिस पर अब्रिश का क्या करने करा था। जैसे ही नमल और अब्रिश दोनों टेबल पर आकर बैठी तो अमल ऑर्डर करने चली गई थी, जबकि लोरेन उन्हें देखते हुए वहीं आ गई थी। हाय गर्ल्स, क्या हो रहा? और वो अपनी असली टूटी फूटी उर्दू में बोली तो अब्रिश ने बामुश्किल अपना क्या जब्त किया था। यहाँ आने के बाद उसकी एक हंसी का बायस लोरेन की टूटी फूटी उर्दू भी थी। अभी वो इससे बातें कर रही थी कि कैफ़े में एक ग्रुप दाखिल हुआ था जिसे सब जगह देने लगे थे, जिनमें एक लड़का नहायत सफ़ेद हुबरू स्टाइलिश सा ग्रे आंखों वाला शख्स उसे बिल्कुल अंग्रेज़ी लगा था। ये पहला ख्याल था जो उसे देखकर उसके जहन में आया था, मगर ये दिखने में शिराज से क्यों मिलता था, वो सोच कर रह गई थी। और इनमें दो लड़के और थे जिन्होंने जीन्स पहन रखी थी, और जबकि तीन लड़कियां थीं जो नहायत ही वल्गर ड्रेसिंग में थी। सब उन्हें रास्ता देने लगे थे। जब वो नासमझी से नमल को देखने लगी, और ये कौन लोग हैं और ये सब लोग इनसे डर क्यों रहे? अब्रिश के सवाल पर नमल थूक निकलते बोली थी, ये यहाँ सीनियर्स एंड लास्ट बैच और ऐसे ऐसे डिज़र्ट देते हैं जो जूनियर को उनकी पैंट गीली हो जाती है। तुम भी सर नीचे रखो, इनमें प्रोमोनेंट ना हो और ना, वरना तुम्हें भी डेयर दे देंगे, क्योंकि इन्हें ना करके कोई अपने गले मुसीबत नहीं डाल सकता। और इसकी बात पर वो ज़ेरक निगाहों से उन्हें देखने लगी थी, जो एक टेबल पर बैठते हुए सबको डेयर्स देने लगे थे। कोई किसी की बेइज्जती वाला काम बता रहा था, कोई किसी को। एक लड़के ने तो एक मासूम चिशमिश को ट्रंक में थूकते उसे पीने को कह दिया था, जिस पर अब्रिश का दिल निहायत खराब हुआ था। चलो मुझे यहाँ नहीं रुकना, वो नमल और नोरेन को बोली थी। जब वो उसके साथ जाने लगी तो उसे ये सब पागलपन देखकर गुस्सा आ रहा था। शुरू से ही तो वो गुस्से की तेज थी। वो उनसे तकलामी के बगैर ही वहाँ से निकलना चाहती थी। जब इन लोगों में से एक लड़की मरजम की धाड़ पर वो सब भी पलटी थी, जबकि अमल को ज़मीन पर गिरे देखकर वो सब आगे को बढ़ी थी। हे यू, मेरे जूते साफ करो, जितनी तुम्हारी औकात है उतने की तो मेरी एक हील है, वो अमल को ठोकर मारते हुए बोली थी, जबकि नमल थर थर कांपने लगी और डर के मारे आगे भी ना बढ़ पा रही थी। हफ़त से आंसू निकलकर उसके चेहरे पर बिखरे थे, और ऐसे में इस ग्रुप के बेढंगे लड़के जहाँ हंस रहे थे, वहीं वो लड़का जो उस ग्रुप में एक के नाम से मशहूर था और मरजम से मोहब्बत करता था, उससे बोला, हे मरजम, जाने दो। नो बेबी, ये मेरा फेवरेट हील थी, इसको तो मैं नहीं बख्शूंगी, वो उसे ठोकर सिद्ध करते हुए बोली। तो अमल की कराह बुलंद हुई थी। अब्रिश आगे बढ़ने लगी तो नमल ने उसका हाथ कसकर थामते हुए नफी में सर हिला दिया था, तुम मत जाना, वरना वो लोग उसे छोड़ तुम्हारे पीछे बढ़ जाएंगे। वो सिसक कर बोली तो उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ते अमल की तरफ लपकी थी और उसे उठाया था। तुम ठीक हो? वो उसे उठाकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली थी, जिस पर वो रोते हुए अस्पात में सर हिला गई थी। हे यू, तुम्हारी है जरूरत कैसे हुई मेरी बात काटकर उससे यहाँ से ले जाने की? मरजम ने उसका बाजू झटके से पलटते उसके बाजू में अपने लंबे नाखून चुपोते धारते हुए कहा, जब अगले ही पल वो झटके से उसका हाथ थाम कर उसे मरोड़ती अपने करीब खींच चुकी थी, जिस पर मरजम की चीखें बुलंद हुई थी, जिस पर न सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स बल्कि सारे भी आंखें फाड़ते उसे तकने लगे। डोंट यू डियर टच मी यू फोर। वो उसे झटके से उसके साथी के साथ कदमों में फेंक गई थी। अरसल फौरन मरजम को थाम कर रह गया था, और उस लड़की के इस अंदाज पर उसने लब पीछे थे और उसकी जुर्रत देखते इस ग्रुप के लड़के आगे आए थे। अब तुम उसे बचा ही चुकी हो तो इसके हिस्से का ढेर हम तुम्हें देते हैं कि तुम काफ़ी हसीन हो, इसलिए तुम्हारा ढेर यह है कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के सबसे खूबसूरत शख्स जो कि हमारा दोस्त एक ही है उसे प्रपोज करना होगा। बेशक ये मरजम से कमिटेड है, जिस पर हर लड़की मरती है, मगर ये चांस सिर्फ तुम्हें दिया जा रहा है क्योंकि मरजम अरसल के पास फटकने वाली हर लड़की को दफ़ा कट देती है, और इन हज़ारों लड़कियों में से तुम एक हो जिसे मैं ये डेट देने की जरूरत कर रहा हूँ। टाइलर तफाखर से बोला था, जबकि पीछे मौजूद एके ने अपनी तारीफ पर गुरूर से गर्दन अकड़ाई थी और ज़रा सीधा हो बैठा था। तो उसे तो आदत थी रोज़ाना दर्जनों प्रपोजल की, और वैसे भी जो बेइज्जती उसने उसकी मोहब्बत मरजम के साथ की थी वो उसके बदले में इनकार करके उसे पूरी यूनिवर्सिटी में करने वाला था। मगर जब अब्रिश ने ज़ीरक निगाहों से उसका ये घमंड देखा तो उसे ये एक आंख न पाया, और वो उसे उन सब में अलग लगा था। मगर हकीकत तो ये थी कि वो गलत बातों पर उसका साथ न देता तो उनको रोकता भी ना था, और उनके इसी गरूर को तोड़ने वो उसके करीब बढ़ी और ऐन उसके सामने खड़ी वो अपनी गहरी ग्रे आंखों का रूह उस नीली आंखों वाली लड़की पर कर गया, इस अंदाज में कि जाने कैसे इससे इजहार मोहब्बत करने वाली है।
तमाम लड़कियां तक तक करते दिल से उसे देख रही थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगी और उसके अंदाज पर एक एक की आंखें छोटे किए उसे देखने लगा और फिर उसके करीब झुकते जो बोली थी, सब शस्त्र रह गए थे। यू आर नॉट माई टाइप। इसकी बात थी या तो हीन का सन्नाटेदार थप्पड़ जो कि एक को भरी महफिल में महसूस हुआ था, और ये कहते वो पलटी और अपने दोस्तों के लिए वहाँ से निकलती चलेगी। पीछे से सुबकी के एहसास से एक का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस यूनिक की सारी लड़कियां इसकी दीवानी थी, मगर ये कौन थी जो बड़ी महफिल में उसे ठुकराने की जरूरत कर की। वो एकदम उड़ते वहाँ से निकल चुका था और पूरी रात वो करवटें में बदलता रहा। वो सुबह उससे मुलाकात लाजमी करेगा। दूसरी तरफ उसकी दोस्त रात को बैठी हैरत से उसको मुँह तक रही थी जब वो झिंझला के उठी थी। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। वो मोमन को झूला जलाते हुए दबकर बोली थी। तो वो शस्त्र निगाहों से बोली थी, कारनामा ही तो सर अंजाम दिया है मोमन। तुम्हारी माँ ने बैल मुझे मार, और क्या ज़रूरत है तुम्हें बीच में आने की। लोरेन ने उसको करते हुए कहा था जब उसे देख कर रह